हेलो। हाय एवरीवन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन वाली सीरीज़ में आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में देख लेते हैं। अब कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट कुलभूषण जाधव वाला केस है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। इसमें क्या हुआ था, कुलभूषण जाधव नाम का एक आदमी है भारत का, उसे पाकिस्तान में एज अ भारत का जासूस डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये जो केस था ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को कहा था कि जो कुलभूषण जाधव को जो फांसी देने का डिसीजन है पाकिस्तान का, उस पर स्टे लगा दिया था। तो इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके बारे में जो ब्रीफली जो पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये यूनाइटेड नेशंस है उसका एक पार्ट है। मतलब यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज एजेंसीज होती है। ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस है। जब यूनाइटेड नेशंस का चार्टर बना था 1945 में, आपको याद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था ख़त्म, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की बॉडी बनी थी। तो ये बॉडी ये चार्टर के बेसिस पे बनी थी। ये चार्टर 1945 में बनाया गया था। इस चार्टर के बेसिस पे कुछ बॉडीज़ बनी थी जिसमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी एक है। दूसरी और कौन सी बॉडीज़ थी? और जैसे यूएनएससी था, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, और इकोसोक वगैरह, ये सब बॉडीज़ थी। ठीक है, तो आपको ये याद हो गया। इसके बाद ये बॉडी जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि इसके जो स्टेट्स जो इसके मेंबर्स हैं उनके बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, लीगल जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको ये सेटल करता है। अब इसके मेंबर्स कौन से स्टेट्स होते हैं? वो स्टेट्स जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। तो एट प्रेजेंट अराउंड 193 नेशंस हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेट्स हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एम्बिट में आ जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है? ऐसे इश्यूज जो यूनाइटेड नेशंस ने रेफ़र किए हैं, जो इश्यूज यूनाइटेड नेशंस या फिर उसकी जो एजेंसीज हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया, अगर इनको कोई इश्यूज आता है तो वो रेफ़र किया जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। और उन इश्यूज़ पे ये अपना एडवाइजरी ओपिनियन देता है। एडवाइजरी ओपिनियन का मतलब क्या होता है? वो जो ओपिनियन दिया जाएगा वो बाइंडिंग नहीं होगा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो फॉलो ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़रा सी अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री देख लें, तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसे सक्सेसर ऑफ पीसीआईजे कंसिडर किया जाता है। अब ये आपको याद होगा, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया गया था 1920 में, 1920 के अराउंड। अब ये इसका निर्माण इसलिए किया गया था ताकि फ्यूचर में और कोई वॉर ना हो। मगर ये लीग ऑफ नेशंस बॉडी भी फेल हो गई थी। कैसे? 1929 का फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो ये जो पीसीआई जो बनाया गया था वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट्स और इंटरनेशनल पीस कीपिंग के लिए बनाया गया था। मगर ये बॉडी भी नहीं चल सकी, ऐसा हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस भी फेल हो गया था। तो इसी बॉडी को रिप्लेस किया गया था आईसीजे से। आईसीजे ने 1945 में जब यूएन का चार्टर बना तो पीसीआईजे को रिप्लेस कर दिया गया, ऐसा माना जाता है। अभी जो आईसीजे है इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं। 15 जजेस होते हैं और इनका जो टाइम फ्रेम है वो 9 साल का होता है। 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं ये। इनको इलेक्ट कौन करता है? यूएनजी और यूएनएससी के थ्रू ये इलेक्ट होते हैं। अब ये जो टर्म है और जजेस ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया के एक जज हैं, दलवीर भंडारी करके उनका नाम है। उनका पीरियड अभी चल रहा है, वो इलेक्टेड है 2012 से 2027 के 27 तक का टेन्योर है उनका। तो इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। इसके अलावा हेडक्वार्टर इसका जो है वो हेग नीदरलैंड में है। अब मैंने हेडक्वार्टर का फंडा आपको जो पीसीए वाला जो हमारा डिस्कशन था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसमें बताया गया था कि हेग जो है, हेग में जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट्स की बॉडी है बड़ी बड़ी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो गया, और पीसीए हो गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग नीदरलैंड में है। हेग में क्या है? एक पीस पैलेस बनाया गया था। 1899 की हेग कन्वेंशन की संधि हुई थी, उसके बाद 1907 में पीस पैलेस बनाया गया था। ये बनाया गया हेग में, इसलिए यहीं पे इन सब के हेडक्वार्टर्स हैं, आईसीजे के, आईसीसी के और पीसीए के। ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट है वो ये हैं कि हाँ, किसी भी एक देश से दो जजेस यहाँ पे नहीं आते। मतलब हर एक जो जज होगा वो किसी एक अलग नेशन से आ रहा होगा। इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट यूएन के जितने मेंबर्स हैं वो इसके रूलिंग के अंडर आ जाते हैं। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया ये पॉइंट। और इसकी जो डिसीजंस होता है, आईसीजे के डिसीजन जो होता है वो बाइंडिंग होता है स्टेट्स पे। मगर बाइंडिंग तब तक ही होते हैं जब तक स्टेट्स एग्री करें। स्टेट्स ने अगर ऑलरेडी एग्री
किया हुआ है टर्म्स को कि अगर आईसीजे को डिसीजन देता है तो वो हम मानेंगे, तो ही वो डिसीजन बाइंडिंग होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब मोस्टली क्या होता है, जो स्टेट्स होता है वो डिसीजन को नहीं मानते हैं, ठीक है। आप ऐसा अज्यूम करके चल सकते हैं कि स्टेट्स के पास फ्रीडम होती है, तो जो डिसीजन दिया गया है आईसीजे द्वारा उसे मनवाने के लिए क्या किया जाता है, वो जो मैटर होता है वो यूएनएससी को रेफर किया जाता है, यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है। और फिर यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो अपने हिसाब से देख लेती है कि जो भी डिसीजन दिया गया है उसको एनफोर्स किया जा सके। तो ये है ब्रीफली हमने देख लिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी तरफ से आपको कंपैरिजंस करना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आईसीसी के साथ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसके साथ, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसके साथ। अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतने ही पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। अगर आगे कुछ डेवलपमेंट होता है तो वो आपको न्यूज़ में दिखता रहेगा, मगर एटलीस्ट बेयर मिनिमम आपको इतना तो पता होना चाहिए। तो इसी के साथ चलिए इस सेशन को ख़त्म करता हूँ।